नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी के मुख्य संगठक बी सतीश ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। भोपाल में डेरा जमाए बैठे सतीश ने पहले प्रदेश कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक की, इसके बाद मंत्रियों के साथ भी चर्चा की। इस बार भाजपा के मंत्रियों पदाधिकारियों के कामकाज पर नज़र रखने के लिए पार्टी ने तीसरी आंख तैनात की है। ये तीसरी आंख प्रदेश के बाहर के नेता और पदाधिकारी हैं। बी सतीश ने सबसे फीडबैक लिया है और इस फीडबैक के आधार पर भविष्य की रणनीति तय होगी। इस पूरी कवायद में सबसे खास बात यह है कि आला कमान कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है, इसलिए आला कमान का ध्यान मध्य प्रदेश पर अधिक है और अगले साल होने वाले चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। पिछली बार भाजपा से मामूली चूक हो गई थी और जिसका खामियाजा हार के रूप में भुगतना पड़ा था। इस बार ऐसी कोई चूक ना हो, इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब बी सतीश ने सभी विभागों की रिपोर्ट ली है, जिसके आधार पर फीडबैक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये रिपोर्ट दिल्ली के आला नेताओं के पास जाएगी। क्या सतीश की ये रिपोर्ट 2023 में चुनावी टिकट वितरण का आधार बनेगी और भाजपा की चुनावी रणनीति को कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में सत्ता और संगठन जुट गया है। इसके साथ ही संघ ने भी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। भाजपा मैदानी सक्रियता के साथ ही मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को भी जमीन पर उतार रही है। पार्टी के दिशा निर्देश पर मंत्री, विधायक और पदाधिकारी किस तरह और क्या काम कर रहे हैं, इस पर तीसरी नजर रखी जा रही है। ये प्रदेश सत्ता और संगठन के बाहर के नेताओं की नजर है। इसके लिए केंद्रीय संगठन के पदाधिकारी सत्ता और संगठन के कामकाज का आकलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन दिनों भाजपा के मुख्य संगठक बी सतीश फीडबैक लेकर मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को टिप्स दे रहे हैं। साथ ही निर्देशित कर रहे हैं कि जमीन पर जाकर काम करें। वहीं इसके बाद प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ भी 1 to 1 कर सरकार की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की जानकारी ले रहे हैं। भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उसके बाद प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव और ओम प्रकाश सकलेचा के साथ 1 to 1 मीटिंग की। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा और सांसद संपतिया उइके से भी मुलाकात की। इसमें दो चीजें मुख्य रूप से उभर कर सामने आई हैं। पहली तो ये कि आला कमान किसी भी तरीके से नेतृत्व परिवर्तन के मूड में नहीं है। दूसरी मुख्य बात ये है कि चुनाव के समय फ्री हैंड शिवराज को ही रहेगा। चुनावी वर्ष है तो ये आकलन और थोड़ा सा गहन होता भी जा रहा है और फिर वही बात की होना भी चाहिए। अगर आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए तो आपको उसके बारे में स्टडी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है और इससे अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। 2023 में हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेकर जनता के बीच में पुनः हाजिर होंगे। इस चीज को लेकर अगर संगठन इस बारे में चिंता कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसका जितना स्वागत हो उतना कम है। कांग्रेस ने भाजपा की इस कवायद को खारिज किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का कहना है कि भाजपा चाहे कितनी भी बैठक कर ले, चाहे कितने भी पदाधिकारी और मंत्रियों को तैनात कर ले, सरकार कांग्रेस की बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कितनी ही टीम उतार दे जमीन के ऊपर, चाहे वो मंत्रियों की फौज उतारे, विधायकों की फौज उतारे, अपने कार्यकर्ताओं को काम दे, फीडबैक्स ले उनसे, उसके साथ साथ टिप्स दे, कुछ भी कर ले, उनका जो आला कमान है वो नजर रखे। आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में जनता का भरोसा नहीं जीत सकती है। उनको ये काम करना था जब उन्होंने सत्ता ली थी, उस वक्त जनता के कामकाज करने थे, जनता को संतुष्ट करना था, जनता की परेशानियों को दूर करना था। वो भाजपा की सरकार ने किया नहीं और 4 बार से भाजपा की सरकार है, 2 दशक पूरे हो रहे हैं। जनता मन बना चुकी है इनको बाहर निकालने का और कमलनाथ जी की सरकार, जिसका कामकाज 15 महीने में ही दिख रहा था, उसको दोबारा लाने की जनता ने 2018 में भी आशीर्वाद दिया, जनता 2023 में भी आशीर्वाद देगी। हम आश्वस्त हैं, भाजपा जो चाहे कर ले, उसका कुछ नहीं है। सतीश भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फीडबैक भी तैयार कर रहे हैं। सभी मंत्रियों के कामकाज का ब्यौरा लिया जा रहा है। योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन भी किया जा रहा है।
2023 के चुनाव में यही आधार बनेगा। उधर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विधायकों और समर्थकों के परफॉर्मेंस को आधार बनाएगी। तो इस कवायद के मायने क्या हैं, समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी पर। और ये ऐसा पहली बार बीजेपी नहीं कर रही है कि इतनी कवायद की जा रही है, और कहीं ना कहीं 2018 की जो हार या जो चूक हुई थी उसकी टीस भी इसमें है। तो क्या माना जाए इस फीडबैक के आधार पर कि गुजरात जैसा भी हम कुछ देख सकते हैं कि तमाम सारे दिग्गज नेताओं के टिकट भी कट जाए, या उनके परफॉर्मेंस का एक तरह से ऑडिट करा रही पार्टी अभी, कि जो थर्ड पार्टी ऑडिट हम देखते हैं ना कई बार संगठन के लोग पूरी जानकारी नहीं देते हैं, कई बार सत्ता से पूरी जानकारी नहीं आ पाती है। तो ऐसा एक आदमी जो अपने स्तर पर इनका आकलन करे, एक रिपोर्ट तैयार करे और उसके आधार पर जो फीडबैक जाएगा दिल्ली, तो उसके नतीजे हमको 2023 में जब टिकट वितरण होगा तब दिखाई देंगे। निश्चित रूप से मनोज जी, आपका सही कहना है कि एक थर्ड पार्टी आकलन चल रहा है, क्योंकि मैं उसका गवाह हूँ। कल ही मेरे पास एक एजेंसी का फोन आया था जिसमें ये कह रहे थे कि भोपाल जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाति संतुलन किस तरह से है, जाति अनुपात किस तरह से है और किस तरह से परफॉर्मेंस विधायकों का चल रहा है। आवाज थोड़ी सी भर्रा रही है, ठीक से नहीं आ रही खिलावन जी आपकी आवाज। इस तरह की बात मुझसे पूछने लगे थे वो। मैंने उसका जवाब तो नहीं दिया। मैंने कहा यार मेरे पास ऐसा कोई आकलन नहीं है और आप किसी और से पूछ लीजिए। मूल बात यही है जो आपने कहा। देखिए 2018 में जो रिजल्ट सामने आए थे वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत बड़ा एक झटका था, क्योंकि 200 पार की बात चल रही थी। जिस तरह से अमित शाह जी आए थे कुछ महीने पहले ही, 4-5 महीने पहले ही बैठक हुई थी भाजपा की बड़ी, तो उसमें अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि हम अब की बार 200 के पार। लेकिन वो जब 100 के 109, 108 के आसपास सिमट गए और सत्ता भी हाथ से चली गई, तो एक बड़ा झटका ही था। लेकिन इस बार उस झटके से उबरने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। जिस तरह से पेशा एक्ट को लेकर के विधायकों को, मंत्रियों को जाने के लिए कहा गया अपने अपने क्षेत्र में जाइए, अब मंत्रियों को कहा गया कि अपने अपने प्रभार के जिले में जाइए और पेशा एक्ट के बारे में आदिवासी बाहुल्य इलाके में जाकर इस पेशा एक्ट के बारे में बात कीजिए। आदिवासियों को उसके लाभ के बारे में, उसके दीर्घकालीन लाभ के बारे में बताइए। और जा भी रहे हैं लोग, लगातार हम खबरें आ रही इस तरह की कि फलाने जनजातीय यात्राएं भी लगातार निकल रही हैं जिलों से, हम ये भी देख रहे हैं। ये जिलों से एक तीसरा काम एक और महत्वपूर्ण हो रहा है, जिस तरह से कल सीहोर में मुख्यमंत्री जी ने किया, सीहोर गौरव दिवस जो मनाया गया था। हाँ, जिस तरह से शौर्य को लेकर के जो अभी तक भाजपा के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में इनके पास कोई योगदान नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में उस आरोप को मेरे अंदाज से झुठलाने के लिए वो अब जितने जिले वाइज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको सूचीबद्ध करके उनके स्मारक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके स्मारक अभी तक नहीं बन पाए थे कांग्रेस के लंबे शासनकाल में। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि कांग्रेस ने नहीं बनाए हों, तो वो ये बताना चाह रहे हों बीजेपी वाले कि कांग्रेस ने आजादी नहीं दिलाई है। ये लोग भी हैं जिनको झुठला दिया गया, क्योंकि अभी हाल में 2-3 कार्यक्रम अगर हम देखें कर्नाटक में जो केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण हो, या लचित बरगुगन जो हमने देखा है कि असम के जो योद्धा थे उनकी प्रतिमा की बात हो कि 400 भी उनकी जयंती मनाई गई है। अब तो मनोज जी सीधे सूची ले रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जिले वाइज, और वहां उनके गांव के आसपास या उसके गांव में जहां के वो मूल निवासी थे, जहां उनके परिवार बसते हैं, वहां उनको स्थापित करने का एक जोरदार अभियान चलने वाले आने और एक अच्छी ये इसमें तो हमने देखा था कि पहले कि जो शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी की, ये सबसे पहले शुरुआत मध्य प्रदेश ने की थी और शिवराज जी ने की थी। और जितने भी ज़्यादातर शहीदों में हमने देखा वो खुद जाते हैं मौके पर, उनके परिवार को दिलासा देते हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल भी होते हैं। निश्चित रूप से जैसे अभी ब्रजेश जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से जो भाजपा के ऊपर एक दाग है कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके लोग जो है सक्रिय नहीं रहे थे, उनका योगदान नहीं रहा था। संभवतः इसी मिथक को तोड़ने के लिए अब जो है
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो है जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो शहीद हो गए या बाद में जिनके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिनके निधन हुए, ऐसे लोगों की मूर्ति स्थापित करके जो है एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और कुल मिला के देखिए, जो बात है वो यही है कि कांग्रेस अभी पूरी तरह से किस में लगी हुई है, भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई। ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी करना, वहां उनके कार्यक्रमों को अंतिम रूप देना, तो कुल मिला के इसी बात पर पूरा कांग्रेस अभी टिकी हुई। आप नहीं देख रहे होंगे कि फील्ड में कांग्रेस के कार्यकर्ता और 7 दिन में बेचारे नेताओं के क्या हाल हो गए। हमने ये भी देखा कमलनाथ का जो ऑडियो वायरल हो रहा है लेकिन ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, कई बार होता है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं होती है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ होती है। वो मंत्री हो सकता है, वो विधायक हो सकता है, लेकिन उनकी हार पार्टी पर भारी पड़ जाती है। हम देख रहे हैं कि अगर गुजरात में बीजेपी 27 साल से शासन में है, छत्तीसगढ़ में लगभग 15 साल शासन में रही, मध्य प्रदेश में लगभग लंबा शासनकाल रहा बीजेपी का, चाहे वो उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज जी की चौथी पारी है, बीच का एक पीरियड 15-16 महीने का कांग्रेस का। गुजरात में हमने देखा है कि जो मुख्यमंत्री थे पहले, उनका टिकट कट गए, उप मुख्यमंत्री के टिकट कट गए, तमाम सारे नेताओं को घर बिठा दिया। और मध्य प्रदेश में भी ये कवायद शुरू हो गई है। क्या माना जाए कि पार्टी ने पिछली बार से सबक लिया है? क्योंकि पिछली बार भी हमने इस पर चर्चा की कई बार कि कहा जा रहा था कि 50 से ज़्यादा टिकट काटे जाएंगे, लेकिन पार्टी कहीं कहीं थोड़ी हिचकिचाई। नतीजा ये रहा कि जिन लोगों का अगर वो 8-10 टिकट और काट देती तो शायद सत्ता में होती, भले वो 116, 17, 18 सीट के साथ होती। देखिए मनोज जी, सीधा है कि यदि आप ठोकर लगने के बाद नहीं संभले तो फिर आपका कैसे ही भला नहीं हो सकता है। तो बीजेपी को 2018 में हमने देखा ठोकर लग गई, वो जो अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं इसको, कि तब शिवराज जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, जो आपने जिक्र किया, मंत्रियों के खिलाफ थी, विधायकों के खिलाफ थी, लेकिन एक ऐसा था कि एक आभा मंडल, एक चेहरा ऐसा है उनके सामने है जिसके नाम पर वोट मिल जाएंगे, तो हो सकता है ये भी जीत जाए। हमने देखा है नरेंद्र मोदी जी का जब जलवा चल रहा है तो किसी को भी आपने चुनाव में खड़ा कर दिया, हमने देखा सिंधिया जैसे लोग हार गए। दिग्विजय सिंह कोई सोच सकता था कि 4.5 लाख वोट से हारेंगे भोपाल में, तो कमलनाथ जी भी देखिए बड़ी मुश्किल से जीत पाए। तो वो परिस्थितियां थी, तो तब वो लगा कि शिवराज जी एक बड़ा ब्रांड है मध्य प्रदेश में, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि वो घर तक में, किचन तक में पैंट जमाते हैं, महिलाओं के बीच में वो बाकायदा मामा भाई के रूप में फेमस हैं और उनको लोग उतना प्यार करते हैं। तो हो सकता है जिनके खिलाफ नाराजगी है वो शिवराज जी की बदौलत जीत जाएंगे। शायद यही वजह रही कि जो लोग हारने वाले हैं, जिनके खिलाफ पार्टी को भी पता था कि एंटी इनकम्बेंसी है और इनकी स्थिति नाजुक है, इसके बावजूद भी उन्होंने टिकट दे दिए, ये कहते हुए कि उन लोगों की जिद पर नहीं। मुझे आप इसी क्षेत्र में कुछ तो ऐसे टिकट है मनोज जी, चाहे वो जयंत मलैया का उदाहरण ले लीजिए, चाहे और अन्य नेताओं के ले लीजिए, कि उनसे कहा गया है कि आपकी स्थिति नाजुक है, सीट बदल लीजिए। उन्होंने कहा हम तो जीत जाएंगे, उनको भी लगा कि शिवराज जी के नाम पर जीत जाएंगे, तो पार्टी ने भरोसा किया। मतलब पार्टी को पता था कि इनकी हालत नाजुक है। भोपाल का उदाहरण सामने, सुरेंद्र नाथ सिंह हो, उमाशंकर गुप्ता हो, पड़ोस में मुकेश टंडन हो, आपने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया कि जिनकी पोजीशन आपको लग रही थी कि शिवराज जी के नाम पर जीतेंगे। तो आप देखिए उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। तो जब आपको ठोकर लगी है तो आप क्या सोच रहे हो कि 2023 में वो गलतियां दोहराई जाएंगी? निश्चित तौर पर 2023 में मनोज जी वही होगा जो आप गुजरात में देख रहे हो और इससे पहले देखा था। इतनी बेदर्दी से टिकट कटेंगे, जो सर्वे हो रहा है, जो 20-30 जो फीडबैक ले रहे हैं, और जो विधायकों को विधायक दल की बैठक में और अन्य बैठकों में जो मंत्रियों विधायकों को बताया जा रहा है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। तो अब तो आप देखिए तीसरी पार्टियां भी सर्वे करने लगी, जो खिलावन जी जिक्र कर रहे थे कि बाकायदा तीसरी पार्टियां भी आने लगी जो स्वतंत्र रूप से सर्वे करती हैं, जो किसी दल से जिनका संबंध नहीं है। तो आप देखिए अब स्थिति साफ हो जाएगी। और जो आप कह रहे हो केंद्र का नजर क्यों है, क्योंकि तब तक भरोसा था कि जो शिवराज जी चाहेंगे अकेले गाड़ी को खींच ले जाएंगे, नैया पार लगा देंगे, लेकिन वो चूक हो गई। नैया तो पार शिवराज जी लगाएंगे, लेकिन अब कोई खामी नहीं रहेगी कि शिवराज जी ने कह दिया इसको टिकट दे दो। जो कुछ होगा हमने देखा उपचुनाव में, हमने नंदू भैया की सीट पे देखा मनोज जी, बाकी 28 उपचुनाव में देखा। उन चुनाव को छोड़ दीजिए जहां पे कांग्रेस से आए, कमिटमेंट के साथ जो लोग आए थे, लेकिन बाकी के चुनावों में आप देखिए कि पार्टी ने टिकट किसको दिया, जो जीत सकेगा। और अब ये सर्वे का दौर शुरू हो गया, एक सर्वे नहीं, 2 सर्वे नहीं, चुनाव के दौरान भी बीजेपी सर्वे कराती, चुनाव से पहले भी सर्वे होंगे। हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार अलग सर्वे कराती है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की अलग रिपोर्ट होती है, केंद्र सरकार अलग कराती है, स्वतंत्र एजेंसी अलग कराती है, उनसे भी शेयर किया जाता है कि भाई आपने स्वतंत्र रूप से कराया, हमने पार्टी से कराया, हो सकता है किसी से मिलीभगत हो गई, स्वतंत्र एजेंसियों से भी सर्वे की रिपोर्ट लेकर उसके आधार पर टिकट देंगे। तो आप देखना कि बड़ी संख्या में जो हमने देखा ना गुजरात में
कि जो मुख्यमंत्री रहे उनका टिकट कट गया, शांति से वो प्रचार कर रहे हैं। नई पीढ़ी को हिमाचल में हमने देखा प्रेम सिंह धूमल जैसे बड़े नेताओं को घर बिठा तो दिया आप देखिए मध्य प्रदेश में आपको पहले जैसे हालात नहीं मिलेंगे मनोज जी। जो जीतने लायक होगा, जो सक्षम होगा, जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा, उसको टिकट देंगे। और बीजेपी तो चल ही रही उस रणनीति पे। वो कह रही जो जनाधार वाले नेता हैं, जिनकी छवि अच्छी है, उनको पार्टी में लेने से कोई परहेज नहीं है। अब तो वो सारे बंधन, वो नाके सब हटा दिए गए ना। अब तो जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो जिसने अपनी दम पर उतने वोट लिए हो। तो हमने देखा है कि किस तरह से उनको ले लिया और उपचुनाव में जिताई भी बिल्कुल। हाँ, तो आप देखिए कि वो तमाम नेता जिन पर दाव खेले जाएंगे, चाहे अपने नाराज हों चाहे गैर नाराज हो, उसकी चिंता करने वाली नहीं है बीजेपी। आपको मध्य प्रदेश में अब वैसा ही हालात देखने को मिलेंगे जैसे हमने गुजरात में देखे। बिल्कुल। तो खिलावन जी, सत्ता बड़ी निर्मम होती है और सत्ता पाने के लिए कई बार निर्ममता अपनानी पड़ती है, चाहे वो टिकट काटने की बात हो, चाहे अपने लोगों को घर बिठाने की बात हो। और हमने देखा भी है कि जिला अध्यक्षों के लिए जो क्राइटेरिया बनाए गए, मंडल अध्यक्ष के लिए बनाए गए, फिर कि वो कौन चुनाव लड़ सकता है, पदाधिकारियों के गाइडलाइन, और अब जिस प्रकार से सर्वे चल रहा है, तो अभी भी समय है इन विधायक मंत्रियों के पास 6-8 महीने का कि वो अपनी छवि सुधार लें, कामकाज पे फोकस करें। क्योंकि हमने देखा है शिवराज सरकार ब्रांडिंग पे भी काम कर रही है कि जिन विभागों की ब्रांडिंग ऐसी सेलिब्रिटीज से कराई जाए कि काम अच्छा हो रहा है लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है, या उस विभाग के मंत्री जनता तक उस अच्छे तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कई सारे मंत्री हमने देखा काम अच्छा करते हैं लेकिन अच्छे ओरिएटर नहीं होते हैं, वो जनता से संवाद नहीं कर पाते, अपनी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। और विभागों की भी एक तरह से थर्ड पार्टी से समीक्षा करा रही है। बिल्कुल करा रही है और कामों पर नजर भी रख रही है कि हमारे मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे विधायक अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इस पर भी नजर रखी जा रही है। मनोज जी, और उनको भी बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, अब भी समझ जाइए। मनोज जी, मैं मूल बात पे आता हूँ। जो ब्रजेश जी जो चर्चा कर रहे थे उसको आगे भी बढ़ाऊंगा मैं। आपने बहुत सही कहा कि देखिए भाजपा के अच्छे दिन चल रहे हैं और वो कोई भी बुरे से बुरे निर्णय, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी निर्णय लेने के लिए सक्षम है। उनके पास दो बड़े चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में यदि देखें तो शिवराज का चेहरा बहुत चमकदार चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान का, और मोदी का तो पूरे देश में है ही। बिल्कुल। इन परिस्थितियों में अपनी निर्णय लेकर भी अपने द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी को पार्टी द्वारा टिकट चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, और एक संदेश गुजरात का भी है हमने एक और कि जिन लोगों ने बगावत की उनको कोई मान मनोबल नहीं, उनको सीधे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो ये संदेश भी है कि अगर आप ये गलत फहमी में है कि आप बगावत करके लड़ेंगे और पार्टी आपको मजबूरी में आपको बनाएगी, तो ये गलत फहमी भी आप निकाल दीजिए। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। आपने देखा होगा ब्रजेश जी कि जब 2018 के चुनाव हो रहे थे, उससे पहले संघ ने, जो कि आप और हम जानते हैं भाजपा जो है संघ के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करती है, संघ ने लगभग 60 टिकट काटने का निर्देश दिया था। 60 लोगों की सूची जो है भाजपा संगठन को दी गई, लेकिन सिर्फ मेरे अंदाज से 28 से 38 टिकट ही काटे गए। तो मुझे लगता है कि 60 टिकट काट दिए गए होते और दूसरे सक्षम प्रत्याशी को, जीतने योग्य प्रत्याशी को उन सीटों पे लाया जाता, तो हो सकता है 18 में ही भाजपा की सरकार फिर से रिपीट हो जाती। तो कुल मिला के मेरा यह कहना है, जिस तरह से गुजरात में अभी अपनाया गया, जिस तरह से मुख्यमंत्री तक को टिकट से वंचित किया गया, बहुत सारे विधायकों को, मंत्रियों को टिकट नहीं दी गई, और यदि सफल हो जाती है ये प्रयोग गुजरात में, और जो संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वो पहली बार नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ तो लगातार करते आ रहे हैं। बिल्कुल, तो सफल ही है एक तरह से वो। और मध्य प्रदेश में हम ये भी कह सकते हैं ना कि 60 टिकट इसलिए भी नहीं कटे, हो सकता बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया कि जो कमलनाथ सरकार में मंत्री नहीं बन पाए तो वो इस सरकार में बन गए। लेकिन इस बार जो है पूरी तरह से वही गुजरात मॉडल का यहाँ उपयोग किया जाएगा टिकट वितरण में, मुझे लगता है। साथ ही एक बड़ी मुश्किल बात और भाजपा के पास है जी। जो सिंधिया के साथ आए हुए लोग हैं, उनमें से कई के परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं है, और इन परिस्थितियों में भाजपा को फिर से अपनी निर्णय लेना पड़ेगा। वो सिंधिया के ऐसे परफॉर्मेंस विहीन मंत्रियों को या विधायकों के टिकट उसने काटने होंगे, और हो सकता है उनको, तो वो तो सीधी बात है ना खिलावन जी, क्योंकि कमिटमेंट एक बार के लिए हुआ था। और एक जो कहावत भी मजाक में कही जाती है कि एक बार जब मछली को पकड़ लिया जाता है तो उसके बाद उसको चारा नहीं डाला जाता है। निश्चित रूप से नहीं डाला जाता, लेकिन हाँ, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जहां भाजपा के पुराने दरी फट्टे उठाने वाले कार्यकर्ता आज चुनाव जीतने में सक्षम हो गए हैं, जिनकी चुनाव जीतने की योग्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता, ऐसे लोग जो वंचित हो रहे हैं,
वो भविष्य में क्या करेंगे, भाजपा क्या उनको उपयुक्त स्थान दे पाएगी या कोई दूसरा काम दे पाएगी, इस पर बड़ा भी मंथन चल रहा होगा। मुझे लगता है भाजपा चूंकि सक्षम पार्टी है, उसका संगठन बेहद मजबूत है जमीनी स्तर पर, इसलिए इन परिस्थितियों से वे निपटने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, निपट लेंगे, ऐसा महसूस होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना जी अपनी बात पूरी करिए। भाजपा के पास खुद भाजपा है, भाजपा के पास भाजपा का संगठन खुद है, सरकार है, सत्ता है, संघ का एक बड़ा समूह है, और संघ के जो अनुषांगिक संगठन है वो मैदानी स्तर पर बहुत है, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस के पास एक सेवा दल हुआ करता था, वो उस कांग्रेस में भी कई सारी कांग्रेस है, कोई राहुल कांग्रेस है, कोई दिग्विजय कांग्रेस है, कोई कमलनाथ कांग्रेस है, तो ये भी एक बड़ा संकट है। ब्रजेश जी, एक और चीज है, इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है बेहतर तरीके से, तो लाभ तो मिल सकता है, लेकिन अकेले आप इसके भरोसे नहीं रह सकते कि कांग्रेस कमजोर है, आपको अपने को मजबूत करना होगा। और जो बात हो रही है 51% वोट शेयर की, कि आपके सामने फिर चाहे जो कोई आ जाए, चाहे वो वोट कटवा के रूप में हो, चाहे AIMIM हो, आम आदमी पार्टी हो, या कांग्रेस जितनी दमदारी से लड़े, कि आपका वोट शेयर अगर 51% हो जाता है तो आप ऐसे अपराजय हो गए, फिर सामने कौन है इसकी कोई चिंता नहीं। तो दोनों मोर्चों में काम करना, आपके जो चेहरों के प्रति अवलोकनता है उसका टिकट काटना होगा, वोट शेयर कैसे बढ़े इसकी चिंता पार्टी हम देख रहे हैं कि अभी से कर रही है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं शिव प्रकाश हो, अजय जामवाल हो, या बी सतीश हो, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं कि जो अगर कोई बात कह सकते हैं तो उनके खिलाफ कोई बगावत का कोई सोच भी नहीं सकता है। तो एक तरह से प्लस पॉइंट भी है संगठन के लिए भी, कि जो कुछ करना है दिल्ली वालों को कर देना है, और जो कुछ करना है फिर बचा हुआ वो मध्य प्रदेश में शिवराज जी कर ही लेंगे। और हम देखिए मनोज जी, दिल्ली वालों को तो तय करना है, वो टिकट तय कर देंगे, सर्वे के आधार पर कर देंगे, फीडबैक के आधार पर कर देंगे। वो फीडबैक संगठन का भी होगा, सरकार का भी होगा, उनका अपना भी सर्वे होगा, तय कर देंगे। लेकिन असल काम किसको करना? असल काम करना संगठन को, बिल्कुल, क्योंकि जब सरकार तो एक तरह से उस समय उतना इन्वॉल्व हो नहीं सकती है, तो एक असल काम जो परीक्षा होती है उसमें पूरा काम रहता है संगठन का, आपके संगठन के कार्यकर्ताओं का। अब आपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया? आपने 18 सालों में कार्यकर्ताओं को साधे रखा, या उनको हर 5वें साल में याद करते हो, ये भी मायने रखता है। और कहा जाता है कि बीजेपी यदि कहीं माइनस होती है मनोज जी, तो उसके कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से होती है, वो घर में बैठ जाता है, क्योंकि वही एक कार्यकर्ता है जिसको पता है कि फला घर में, फले मोहल्ले में उनके इतने वोटर हैं, वो अपने वोटर निकालता है। और जो उसमें जुड़ा हुआ है कार्यकर्ता जो काम करता रहता है मनोज जी लगातार। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार हो चाहे कोई भी, आज का जनता की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं मनोज जी। यदि आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि जिस पीढ़ी हमने खिलावन जी ने देखा है कि बिजली सड़क की स्थिति, अब जो नया वोटर है वो चमचमाती हुई सड़कें देख रहा है, तो उसको लगता है कि भैया अगर 2 लेन है 4 लेन हो जाए, 4 लेन है 6 लेन हो जाए, अब बिजली अगर उसको 22 घंटे मिल रही है 24 घंटे मिलने लग जाए, पानी अगर उसको सुबह शाम मिल रहा है 24 घंटे मिलने लग जाए, तो उसकी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है। मनोज जी, बड़ी संख्या में 18 साल हो गए इस सरकार को। बिल्कुल, तो 18 साल में एक जो पहली बार मतदान करने वाला होगा उसने 2003 के पहले की हालत तो जानी नहीं होगी। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो गोद में होगा, समझ लीजिए आप, और उससे बड़ा भी होगा। यदि हम सोचते हैं कि 5-7 साल का 8 साल का भी बच्चा तो होगा, उसने वो समझ ही नहीं पाया होगी कि सड़कों की हालत क्या थी, बिजली की हालत क्या थी, पानी की क्या हालत थी। वो 18 साल से इस सरकार को देख रहा है, तो वो उम्मीद करता है कि इस सरकार ये इतना बेहतर कर रही, दूसरे जो विपक्षी दल है वो वादे कर रहे हैं कि हम इससे भी और बेहतर करेंगे, तो उसको तुलना करने के लिए कुछ नहीं है आज की तारीख में। वो ये देख रहा है कि इससे बेहतर चाहिए, तो अब ये सरकार कैसे बेहतर कर सकती है अपनी उन योजनाओं को आगे बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं। जो 18 साल पहले जो आपने लोकप्रिय योजनाएं शुरू की थी, उनसे आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं है। वो उनसे फायदा है कि जो लाडली लक्ष्मी बन गई है, जिसका कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान में शादी हो गई, वो आपका वोटर फिक्स हो गए। लेकिन नया वोटर तो जो 51% आप बढ़ाना चाहते हो, तो मनोज जी कहां से बढ़ाओगे? आप उसको वैसे ही बढ़ाओगे ना जब वो भी लाभान्वित हो, उसको भी लगे कि हाँ ये सरकार है, बेहतर काम कर रही है, पहले की परिस्थितियां ऐसी दिन तो शायद इसीलिए कि लैपटॉप है, स्कूटी है, ऐसी लोग लुभावनी योजना है। और दिन पर दिन उससे सुधार दिखना चाहिए मनोज जी। यदि सड़कें 2003 की नहीं देखी उसने, लेकिन उसने 2017 की देखी है, उसने 2018 की सड़कें देखी हैं, और अब वो 23 में जाने की बात कर रहा है, तो उसको उन सड़कों में भी बेहतरता दिखना चाहिए, विकास होते दिखना चाहिए, उसे संसाधन ऐसे मिलना चाहिए कि उसको रोजगार मिलता दिखना चाहिए कि मैं 18 साल का हो गया हूं तो मैं क्या कर सकता हूं और मुझे आगे क्या संभावना है। तो ये तमाम चीजें जब देखेगा आदमी, इसके बाद तुलना करता, तो सरकारों से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, राजनीतिक दलों से। वो कितने खरे उतरते हैं
तब जाकर उनको विश्वास, तब आप 51% पर जा सकते हो, क्योंकि आप लगातार विश्वास हासिल करते हो। और विश्वास बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और एक हमने देखा भी जो गुजरात में या मध्य प्रदेश में, कि गुजरात में कांग्रेस नारा लगा रही है कि काम देखिए, तो जब आप 27 साल से सत्ता से बाहर है तो कौन सा काम आपका पुराना लोग याद रखेंगे, और यही भी मध्य प्रदेश में लागू होती है। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो निश्चित तौर पर सत्ता और संगठन पर तीसरी नज़र है, वो पैनी नज़र है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि बीजेपी अपने सत्ता और संगठन की समीक्षा करे। समय समय पर ये चीज़ होती रहती है, चूँकि चुनावी साल है इसलिए प्रक्रिया तेज़ हो गई है, और इस बार जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले भी होंगे, और किसी के लिए वो अहम इसलिए भी होंगे कि हो सकता है किसी का टिकट भी कट जाए या किसी नए चेहरे को टिकट मिल भी जाए। लेकिन फिर भी 8 से 9 महीने का समय उन नेताओं के पास है जिनको जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुनाव जिताकर यहाँ तक पहुँचाया है। तो क्या वो 6-8 महीनों में अपना जो खराब परफॉर्मेंस है उसको ठीक कर पाते हैं, या फिर हम गुजरात जैसा होता हुआ मध्य प्रदेश में भी देखेंगे। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।